जहां इमरान खान के जलसों की कवरेज की, वहीं हुकूमती मौक़िफ़ को भी नाज़रीन के सामने पेश किया। तो हुकूमत चाहती क्या है? बोल न्यूज़ का यानी लाइसेंस ही, अब क्लियरेंस ही वापस ली जा रही है। असल में जो जबर की हुकूमतें हैं वो ऐसे ही करती है। अवाम की ताकत साथ ना हो तो फिर क्या करेंगे? ये बाहर बैठ के खाना नहीं खा सकते, लोगों को इनके शक्लों से नफरत है। आप बात कर रहे थे कि हुकूमत तो ओपन ऑफर दे रही है, वो बेसिकली ज़मीर खरीद रहे हैं, आपकी आवाज़ खरीद रहे हैं। जिन्होंने अपना ज़मीर बेच दिया है, जिन्होंने अपनी आवाज़ बेच दी है, अपना सब कुछ बेच दिया है, ये कहते हैं कि आप भी सौदेबाजी कर लें। इस हुकूमत ने अब मजीद क्या करना है? मैं अब यहाँ से चला जाना चाहता हूँ। यहाँ सहाफत वो कर रहा है जो कतई सहाफ़ी नहीं है। यहाँ चारों तरफ अंधेर नगरी है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे इस एक माहौल में, इस एक घुटन में, इस एक हब्सज़दा एनवायरनमेंट में परवान चढ़े, लेकिन मेरे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। इनकलाब इन तरह के माशरों में, लूले लंगड़े माशरों में नहीं आता। तो ये अगर इदारे हमें जो कर्ज देते हैं, फिर ये कि ये लोग इमदाद कर दें पाकिस्तान की कि भाई आप डैम्स बना लें, तो ये तो इंटरनेशनल कम्युनिटी कर सकती है पाकिस्तान के लिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता है कि इन भिखारियों को, इन ढीठ के बच्चों को हर थोड़े अरसे के बाद भीख मांगने का एक जरिया मिलता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। मुत्तहिदा हुकूमत ने फिस्तायत की सारी हदों को पार कर लिया है, आज़ादी इजहार पर बड़ा वार कर दिया है। अफसोसनाक खबर है कि पैमरा ने बोल न्यूज़ और बोल एंटरटेनमेंट की नशरियात को बंद कर दिया है। इस गैर कानूनी और गैर आइनी इक़दाम का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सच बोलना, सच सामने लाना बोल का सबसे बड़ा जुर्म ठहरा। बोल न्यूज़ का कसूर यह है कि इसने मुत्तहिदा हुकूमत की मनपसंद और झूठी खबरें चलाने से इनकार किया, झूठे प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनने से इनकार किया। इसीलिए हुकूमत ने पैमरा के जरिए बोल पर वार किया और आज़ादी इज़हार का गला घोंट दिया। सितम यह है कि यह एहतजाज का आईनी हक इस्तेमाल करने वाले शहरियों के खिलाफ कैसे जुल्म और बर्बरियत के रिकॉर्ड तोड़े गए। लोग भूले नहीं, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस कैसे पामाल किया गया। बोल ने अपने नाज़रीन को एक एक हकीकत से आगाह रखा, इसीलिए बोल हुकूमत की आंख में कांटे की तरह खटक रहा था। जब हुकूमत की तरफ से हक सच की आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ियों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, तो बोल ने जुल्म के खिलाफ भी आवाज़ उठाई। सच ये है कि बोल न्यूज़ ने सहाफ़ती इक़्तिदार को हमेशा मद्देनज़र रखा है। जहां इमरान खान के जलसों की कवरेज की, वहीं हुकूमती मौक़िफ़ को भी नाज़रीन के सामने पेश किया, लेकिन हुकूमत से यह बर्दाश्त नहीं हो सका और अब सियासी हरीफों के साथ साथ सच की आवाज़ उठाने वाले बोल न्यूज़ को निशाने पर रख लिया गया है। पैमरा के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक एक बार हुकूमत ने सिक्योरिटी क्लियरेंस को बहाना बनाया और बोल न्यूज़ और बोल एंटरटेनमेंट की नशरियात को बंद कर दिया। बोल न्यूज़ सिक्योरिटी क्लियरेंस वही पुराना बहाना है जिस पर पहले भी बोल न्यूज़ के लाइसेंस को मुअत्तल किया गया, लेकिन सच का यह सफ़र न पहले रुका न अब रुकेगा। बोल सच अवाम के सामने लाता रहेगा। सिद्दीक जान और नूर राफीन मेरे साथ हैं। सिद्दीक, एक दफ़ा फिर हमला किया गया है, तो हुकूमत चाहती क्या है कि कोई बात ही ना करे? यानी अब तो हंसने पर भी पाबंदी है, अब देखने पर भी पाबंदी है। क्या सिर्फ जो हुकूमत कहे सिर्फ उसी को दिखाया जाए? पीटीवी काफ़ी नहीं है? देखें हुकूमत क्या चाहती है। हुकूमत वैसे ये मैं आपको बता दूं कि आपसे मुफ्त में कुछ नहीं चाहती, वो आपको पैसा देना चाहती है, वो आपको इश्तिहार देना चाहती है। इश्तिहार ना भी दे तो वो आपको आवाम के टैक्स के पैसों से लाखों करोड़ों अरबों रुपए देना चाहती है। और इस वक्त सूरत हाल ये है इस हुकूमत की, जो मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत है, कि उधर इमरान खान के जलसे का टाइम माजरत चाहता हूँ। फवाद चौधरी साहब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ हैं। फवाद चौधरी साहब, ये हुकूमत क्या चाहती है कि कोई भी अगर इंडिपेंडेंट आवाज़ इस मुल्क में रह गई है तो उसको बंद कर दिया जाए? बोल न्यूज़ का यानी लाइसेंस ही, अब क्लियरेंस ही वापस ली जा रही है। ये हुकूमत जो है, असल में जो जबर की हुकूमतें हैं वो ऐसे ही करती हैं, कोई मुख्तलिफ नहीं है इनका रवैया। इनका रवैया बिल्कुल वही है जो आमरीतों का रवैया होता है। जब आप अवाम की ताकत साथ ना हो तो फिर क्या करेंगे? फिर लोग, इनकी हालत ये है, ये बाहर बैठ के खाना नहीं खा सकते, ये किसी जगह पे जा नहीं सकते। इनको इस्लामाबाद पुलिस की सिक्योरिटीज चाहिए अपने हलकों में जाने के लिए, अपनी खाना खाने के लिए, फैमिली के साथ ये नहीं निकल सकते। लोगों को इनके शक्लों से नफरत है। तो जब इस तरह की हुकूमत हो जो इतनी ज्यादा गैर मकबूल हो, तो मुझे ये बताइए वो हुकूमत कैसे करेगी? जाहिर है उसका वाहिद तरीका फिर यही है कि जबर से हुकूमत हो। उसका वाहिद तरीका यही है
कि हुकूमत ऐसी हो कि जिसके ऊपर कोई आवाज उठाने वाला ना हो, जब और कब्रिस्तान के ऊपर हुकूमत को ये हुकूमत समझते हैं और इनका ख्याल है कि हम कब्रिस्तान बना के तो उसके ऊपर हम बैठ जाएंगे, हो जाएगी। पाकिस्तान में इस वक्त मुआशरी तौर के ऊपर एक तबाही फिर गई है। IMF से आप देखें कि IMF से हमारा सेटलमेंट के बावजूद जो इस वक्त सिचुएशन है, आज $6 जो है वो गिर गया है, मतलब बढ़ गया है, रुपया उसके मुकाबले में गिर गया है। तो आप मुझे बताइए कि इस सिचुएशन में कैसे ये जो है ये मुकाबला होगा पाकिस्तान के अवाम का, जो इन्होंने हशर नशर कर दिया है, तो कैसे ही आगे चलेगा? तो ये हरकतें तो फवाद चौधरी साहब, आमरीत जिस तरह आपने बात कही, उसमें भी ऐसे होता है कि जब आमरीत का इख्तिताम हो रहा होता है, जब सब कुछ खत्म हो रहा होता है, तो इनको तो 4 महीने हुए, इन्होंने तो यानी ऐसी सी मिसाल कायम कर दी है। 75 साल में आमरीत में ऐसी मिसालें नहीं मिलती कि 4 महीने में इन्होंने हर सतह पर बदतरीन हमें नजर आती है इनकी कारकर्दगी, और यानी जो आइन में लिखा है इज़हार राय की आज़ादी, उस पर इतने हमले। आज़ादी राय तो एक है, इन्होंने तो लोगों को उठा के उन पर जो तशद्दुद किया, जो सियासी कारकुनों के ऊपर, जमील फारूकी जो हैं आपके बोल के, उनको जिस तरीके से बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, शहबाज गिल को जिस तरीके से बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ये सारे मामलात वाक़यात आपके सामने हैं। और इज़हार राय जो है वो तो, जब इसमें इंसान की आज़ादी ही गारंटी नहीं है तो आज़ादी इजहार की गारंटी तो मुल्क में बुनियादी तौर के ऊपर आइन मुअत्तल है, और हम एक फॉर्म ऑफ मार्शल लॉ जो है वो मुल्क में नाफिज है और उसी का मुकाबला कर रहे हैं। तो फवाद साहब, कब तक ये चलेगा सारा कुछ? क्योंकि आप जैसी शख्सियत जो इक़्तिदार के ऐवानों में भी रही, आम आवाम से भी आपका राबता, दानिश्वरों से भी, सहाफ़त से भी, तो आप तो बेहतर बता सकते हैं कि क्या कब तक ये हथकंडे चलते रहेंगे, कब तक ये हुकूमत इस तरह चलेगी? ऐसी हुकूमतें चलती तो नहीं देखी मैंने। इतनी अनपॉपुलर गवर्नमेंट्स पाकिस्तान में सरवाइव नहीं करती, अनलेस कि आप बर्मा या नॉर्थ कोरिया का मॉडल आपके जहन में है और आप उधर ले जाना चाहते हैं, तो फिर तो एक अलग बात है। लेकिन इतनी अनपॉपुलर हुकूमत जो है वो चल नहीं सकती, और मेरी नज़र में ये जो इस वक्त सिचुएशन है वो बड़ी ख़राब है। और फिर पाकिस्तान और इस वक्त जो अवाम और इदारों के दरमियान जो खलीज बढ़ रही है वो बड़ी अनफॉर्चुनेट में, उस खलीज को बढ़ने नहीं देना है, उसको हमने इकट्ठा रखना है। और अवाम की मायूसी बढ़ रही है, और इन हुक्मरानों ने जिस तरीके से ये हुकूमत चलाई है उसके ऊपर बहुत एक कंट्रोवर्सी है। बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि अगले बिजली के बिल लोग दे पाएंगे। जो हालात हैं उसमें, जिस तरीके से अब आज फिर सऊदी अरेबिया ने ऑयल प्रोडक्शन कम कर दी है, इसका मतलब यह है कि ऑयल ने आगे ऊपर जाना ही जाना है। और अगर यहाँ पे तेल की कीमतें और बढ़ गई, इंडस्ट्री पहले बंद हो रही है, और बिजली की कीमतें बिल्कुल उसकी कमर टूट गई है इन मामलात से, तो इकोनॉमी पे कोई तवज्जो है नहीं। सो सारी तवज्जो ये है कि इमरान खान को कैसे रोकना है, उनको कैसे बैन करना है। बाकी जो है चीज़ें वो तो चल रही हैं, अब देखते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ, आपने हमें वक्त दिया। सिद्दीक, जिस तरह फवाद चौधरी साहब भी कह रहे थे कि ये हथकंडे ज़्यादा अरसा नहीं चल सकते, आप बात कर रहे थे कि हुकूमत तो ओपन ऑफ़र दे रही है कि पैसे भी लो और सिर्फ तुम्हें यानी आज़ादी भी मिल जाएगी कि आप जनाब, आपका लाइसेंस भी ठीक है, आप सारा कुछ ठीक है, हम पैसे भी देंगे, लेकिन काम वो करो जो हम चाहते हैं। नहीं, वो आज़ादी नहीं दे रहे, वो बेसिकली ज़मीर ख़रीद रहे हैं, आपकी आवाज़ ख़रीद रहे हैं, वो आपका किरदार ख़रीद रहे हैं। वो कहते हैं कि जैसे बाकी टीवी चैनल्स जिन्होंने अपना ज़मीर बेच दिया है, जिन्होंने अपनी आवाज़ बेच दी है, अपना सब कुछ बेच दिया है, ये कहते हैं कि आप भी सौदेबाजी कर लें। और उसके बदले मांग क्या रहे हैं कि ऐन उस वक्त जब इमरान खान जो है वो तकरीर कर रहे हों, जब इमरान खान जलसा कर रहे हों, तो हम यहाँ पर बता रहे हों कि दूध और शहद की नहरें बह गई हैं। क्या बात है, शहबाज शरीफ साहब ने कमाल कर दिया है। शहबाज शरीफ साहब ने तो पाकिस्तान को उस मकाम पर ले गए हैं कि जो कभी सोचा नहीं जा सकता था। यहाँ पे हम बैठ के हुकूमत की तारीफ़ें करें, वो हमसे चाहते ये हैं कि हम आवाम को महंगाई के बारे में ना बताएं, वो चाहते हैं हम आवाम को बेरोज़गारी के बारे में ना बताएं, वो चाहते हैं हम आवाम को ये ना बताएं कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, वो चाहते हैं हम पाकिस्तान के लोगों को जो इंसानी हकूक़ की पामाली है वो ना बताएं। हम पाकिस्तान के आवाम को इस हुकूमत के जो ओछे हथकंडे ऊँचा आगाह ना करें। आप मुझे बताएं, एक लम्हे के लिए हम 1 करोड़ रुपए के रोज़ाना इश्तिहारात ले लेंगे,
लेकिन क्या हमारी बोल की क्रेडिबिलिटी को रह जाएगी लोगों की नज़र में? क्या लोग नहीं देख रहे? लोग बेवकूफ़ हैं? अब लोग बदल चुके हैं, लोगों को नज़र आ रहा है इस वक्त जो टीवी चैनल करोड़ों रुपए के इश्तेहारात लेकर और हुकूमत की ज़बान बोल रहे हैं, वो करोड़ों रुपए तो इकट्ठे कर लेंगे, लेकिन उनकी इज्जत नहीं रहेगी, उनकी साख नहीं रहेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह बोल ने यह तय किया हुआ है कि बोल ये काम नहीं करेगा। अब मुझे बताएं, एक लम्हे के लिए हम फर्ज कर लेते हैं कि बोल भी चले नहीं दिखाता, क्या लोग बिजली के बिल नहीं आ रहे लोगों के घरों में? क्या लोग पेट्रोल डलवाने नहीं जाते? क्या लोग सब्जियां लेने नहीं जाते? क्या लोग गोश्त लेने नहीं जाते? क्या लोग किराने की दुकान पर नहीं जाते? लोगों को नहीं पता कि इस वक्त अस्पतालों में क्या सूरत हाल है, दवाइयों के क्या रेट हैं? बात यह है पूरा पाकिस्तान जानता है, हमारे दिखाने से इन्हें तकलीफ शुरू हो जाती है, हम दिखाते रहेंगे, इनको तकलीफ होती है तो होती रहे। अच्छा नूर आरिफीन, इस हुकूमत ने अब मज़ीद क्या करना है और कितने इसने जुल्म ढाने हैं इन 4 महीनों में, जो कुछ हो गया अवाम के साथ? और अब पता नहीं भैया उसामा, मैं आपकी बात को बीच में ही काट देता हूँ। मुझे इस हुकूमत का कुछ इसलिए नहीं पता क्योंकि मैं हुकूमत के मुकर्रब सहाफ़ियों में शामिल हरगिज़ नहीं हूँ। इमरान खान के दौर में भी मैं नामुकर्रब लोगों में शामिल था, इस दौर में भी मैं उन्हीं लोगों में शामिल हूँ। आइंदा भी अल्लाह ने चाहा और वक्त ने मौका दिया, मैं इस शोबे में रहा। बाकी अगर आप मुझसे मौसम का अहवाल सुनना चाहें तो मैं ये बता देता हूँ कि भाई मुझे इसके अलावा कोई और काम आता नहीं है और ये काम अब मेरी मजबूरी बन गया है। लेकिन आप यकीन करें, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज और बिलीफ, मैं ये बात अपनी जिसको कहते हैं ना दिल की अथाह गहराइयों से कह रहा हूँ कि मैं अब यहाँ से चला जाना चाहता हूँ। मैं अब यहाँ से चला जाना चाहता हूँ। यहाँ सहाफ़त वो कर रहा है जो कतई सहाफ़ी नहीं है, यहाँ डॉक्टरी वो कर रहा है जो प्लम्बर नहीं है, यहाँ आवाम का मसीहा वो बना हुआ है कि जो आवाम के जज्बात का, उमंगों का कातिल है। यहाँ चारों तरफ अंधेर नगरी है, हुकूमतों के नाम पर यहाँ बदतरीन फस्तायत मुसल्लत है। मैं कह रहा हूँ आपसे खुदा की कसम, अगर मेरे पास कोई ज़रिया, कोई बहाना, कोई हीला मौजूद होता, मैं आज का प्रोग्राम किए बगैर यहाँ से दफ़ा हो जाता। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे इस एक माहौल में, इस एक घुटन में, इस एक हब्ज़दा इन्वायरमेंट में परवान चढ़ें, लेकिन मेरे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। मेरे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है, इसलिए सर झुकाए बस लगे हुए हैं। देखिए ज़माना कहाँ ले जाता है। नहीं, आप जैसी आवाज़ें आरिफीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, वरना तो यहाँ कोई भी नहीं होगा जो ताकत के ख़िलाफ़ कुछ बोल सकेगा। उन आवाज़ों को तो मुसलसल दबाया जा रहा है और ऐसे माशरे फिर ख़त्म हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, जहाँ इसीलिए तो आइन में या कोई भी माशरा कायम नहीं रह सकता, कोई रियासत नहीं रह सकती जहाँ आपको आज़ादी ना हो बात करने की, तभी तो कोई रास्ता निकल सकता है। तो अगर इस तरह से आवाज़ों को दबाया जाएगा तो फिर वो बड़ा नुकसान होता है उस कौम का भी, मुल्क का भी। तो उम्मीद है कि हुकूमत होश के नाखून ले और हमें आला अदलिया से तवक्को है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जिस तरह पहले भी इस तरह के हथकंडे जब भी हुकूमतों ने आजमाए हैं तो इदारों ने, आला अदलिया ने अवाम का साथ दिया है। सिद्दीक जान, अब हम देख रहे हैं कि इस हुकूमत से माशी तौर पर मामलात नहीं संभल रहे, सैलाब ज़दगान की दुहाई है, रिपोर्ट्स अब सामने आ रही हैं, क्योंकि अभी तो सारों की तवज्जो है कि किसी तरह से इन लोगों की मदद की जाए, कोई मईशत से किसी तरह से कोई बेहतरी की खबर आ सके। तो शायद इसी वजह से हुकूमत चाहती है कि जी कोई ख़बर ही ना चले किसी हवाले से, सिर्फ जो अच्छी खबरें, IMF से हमारी डील हो गई है, अब वहाँ से जनाब अरबों डॉलर आ जाएंगे, सब अच्छा हो जाएगा। दूसरी तरफ शब्बर ज़ैदी साहब, दीगर लोग कह रहे हैं दिवालिया होने का अब भी ख़तरा है। तो ये खबरें सामने नहीं लाने देना चाहते, ये चाहते हैं कि बस सिर्फ अच्छी बातें हों कि जनाब सब ठीक हो जाएगा। मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं 2 महीने तक महंगाई ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो अब IMF के साथ मामला ठीक हो गए हैं, फिर इससे हासिल क्या हुआ? देखें उसामा गाजी साहब, सूरत हाल तो बहुत आगे मुश्किल होने जा रही है। पेट्रोल की कीमतें ये मज़ीद बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं और शायद इनको अक्ल आ जाए, कोई इनको समझाए, कोई इनको बताए कि लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो चुके हैं। जो बिजली के बिल आए हैं, जो पेट्रोल की कीमतें हैं, जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, जो मुश्किल हालात हैं, अगर तो इनको समझ आ गई तो ये कोई मेहरबानी करेंगे, वरना तो ये जो है वो कीमतें बढ़ाने जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि लोगों को आप जब दबा के रखेंगे, खौफ का शिकार करके रखेंगे, जबर का माहौल बना कर रखेंगे, तो ये जो खामोशी आप ज़बरदस्ती कराएंगे, ये लावा पकता रहेगा। एक न एक दिन ये लावा फटेगा, एक न एक ये नफ़रत जो है वो लोगों की बाहर आएगी। मुझे एक बात बताएं कि बोल अगर बंद कर दिया आज हुकूमत ने, और अगर ये कुछ सहाफ़ियों को इन्होंने उनकी आवाज़ें खामोश करवा दी हैं और कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं उनको उठा लिया है और लोगों को खामोश कराया जा रहा है, तो मुझे बताएं कि कितना अर्सा रहेगा? 1 हफ़्ता रहेगा ये माहौल?
1 महीना रहेगा, 3 महीने रहेगा, 4 महीने रहेगा, लेकिन मुझे बताएं जब 3-4 माह बाद लोगों का ज़ब्त, सब्र, तहम्मुल जवाब देगा, और जब ये ज़ब्त टूटेगा, जब ये जबर का माहौल जब बढ़ता जाएगा और लोगों के अंदर शिद्दत आएगी, तो जब ये लावा फटेगा, तो मुझे बताएं उस वक्त मुल्क के हालात क्या होंगे। क्या आप मुल्क को श्रीलंका की तरफ लेकर जाना चाहते हैं? क्या आप मुल्क में इंतशार चाहते हैं? क्या आप मुल्क में खुदा न खास्ता आग लगवाना चाहते हैं? आप लेके कहाँ जाना चाहते हैं इस मुल्क को कि यहाँ पर बात नहीं हो सकती? यहाँ पर हम ये ना बताएं कि महंगाई कितनी हो गई है, या हम ये ना बताएं कि बेरोजगारी कितनी हो गई, हम ये ना दिखाएं कि सैलाब के इलाकों में आपने क्या किया है। आप चाहते हैं कि हम वो दिखाएं जो मरियम औरंगजेब साहब व्हाट्सएप ग्रुप में एक चीज़ डालें और हम शुरू हो जाएं उसके ऊपर, हम अपने अकल का इस्तेमाल ना करें, हम मतलब आवाम को ना देखें। ये आप किस तरफ मुल्क को लेके जाना चाह रहे हैं? आप चाहते क्या हैं? अब चाहते क्या हैं? आप लोगों के तो असासे बाहर हैं, जायदादें बाहर हैं, औलादें बाहर हैं, वफादारियां बाहर हैं, आपके तो सब कुछ बाहर है। बाहर चले जाएंगे। फिक्र इस मुल्क की उन लोगों को है जिन्होंने रहने इस मुल्क के अंदर है, बिल्कुल सही, जिनका अजदाद इस मट्टी में दफन है और जिन्होंने दफन इस मट्टी में होने। सही। नूर आरफीन, IMF से हमें जनाब डॉलर तो मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी डॉलर की कदर बढ़ती चली जा रही है। 230 पर फिर डॉलर पहुंच गया, जो कह रहे थे जी 180 पर आ जाएगा, ये अभी कि जैसे ही IMF से डील होगी तो ये 200 से नीचे आ जाएगा। अब जो डिटेल आ रही है वो ये है कि IMF और ये हुकूमत के साथी लोग भी बता रहे हैं, IMF की चीज़ें सामने आ गई हैं कि 250% गैस महंगी करनी है, आपने 750 अरब रुपए का सरप्लस दिखाना है, 50 रुपए तक पेट्रोल लेवल जानी है और GST भी इसके अलावा लगाना है, आपने टैक्सेस मजीद इकट्ठे करके दिखाने हैं, आपने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज भी करना है। कैसे चलेगा मुल्क? देखिए, मैं एक बात प्रेस क्लब में मैंने एक दफ़ा ये जुमला कहा था, आज मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। अब इस पे कोई बुरा माने तो मानता फिरे, लेकिन ये बात मेरे ईमान का हिस्सा है। पाकिस्तान हमेशा से है और हमेशा कायम रहेगा। इसलिए नहीं कि हम अल्लाह मियाँ की कोई मुकर्रब, कोई बहुत ही प्यारी कौम है, बल्कि इसलिए कि ताक़यामत, माज़रत के साथ, ताक़यामत जलील होने वाली कोई मखलूक तो होगी ना कि जिसको देख करके दुनिया इबरत पकड़ेगी, कान को हाथ लगाएंगे लोग कि या अल्लाह हमें ऐसा न कर देना। इसलिए हम हमेशा रहेंगे, इसलिए कि हमारे यहाँ अभी जो बात कर रहे थे कि जिनके बच्चे बाहर हैं, अगर ये तफसील में गए ना हम तो मामला बहुत ख़राब हो जाएगा कि किस किस के बच्चे बाहर हैं, फिर पूरा प्रोग्राम इधर उधर हो जाएगा। इसलिए हम इस डिटेल में भी नहीं जाते। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि यहाँ मसीहा के रूप में ऐसे ऐसे जल्लाद हैं कि, और ये जो आप बात कर रहे हैं कि अगर ये हुआ तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं आपसे डे 1 से कहता चला जा रहा हूँ। आप कह रहे हैं इलेक्शन होगा, मैंने कहा नहीं होगा, अभी तक हुआ, आगे भी नहीं होगा। आप कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ऐसे ही होगा। आप कह रहे हैं फिर लोग क्या करेंगे, मैंने कहा कुछ नहीं होगा। सतीश जान कह रहा है लोगों में शऊर आ रहा है, मैंने कहा कुछ नहीं, आराम से बैठो, ऐसा ही है, आगे भी कुछ नहीं होगा, कोई नहीं निकलने वाला। लोगों के हौसले परवाज कर चुके हैं, ये सब जिंदा लाशें बन करके चुपचाप बेचारे घसीट रहे हैं, इल्ला के इनको हकीकी गौर नसीब हो जाए। इनकलाब इन तरह के माशरों में, लूले लंगड़े माशरों में नहीं आता। इनकलाब को अपनी एक सिमत तय करनी पड़ती है। कौन क़यादत करेगा हमारे मुल्क में इनकलाब की? फजलुर रहमान साहब, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, या उनके मद्दे मुकाबिल जो हैं? ओ भाई कुछ नहीं है। IMF जो कह रही है आपको मनोअन ऐसा करना है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। IMF ने अभी जो कुछ अरसे पहले, 2 दिन 3 दिन पहले जो एक इंकशाफात किए हैं, उन इंकशाफात को अपने जहन में लाइए और फिर सोचिए कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है। इस क़िताल में, अवाम के इस क़िताल में कौन कौन सा जमहूरी या गैर जमहूरी डाकू बाज़ाब्ता तौर पर मुलव्विस है, हम किनको तबर्रा करें और किनको तबर्रा करके हमने छोड़ दिया है, जिनको बाज़ाब्ता तौर पर हमें इस तबर्रे के दायरे में अहाते में लेकर के आना होगा। तब आपको पता चलेगा बारात जा कहाँ रही है। जी, ब्रेक के बाद सैलाब ज़दगान की बात करेंगे कि उनकी इमदाद की बात हो रही है। तमाम हुकूमतें, तमाम लीडरशिप कह रही है कि जी हम पहुँच रहे हैं इमदाद के लिए, सैलाब ज़दगान में जा रहे हैं। क्या ये काफ़ी है? ब्रेक के बाद अब पता चला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने सिंध का दौरा किया है, वहाँ पर सैलाब मुतासिरीन से मुलाकात की है और उन्होंने कहा कि जो रकम जमा हुई है 1 अरब रुपया फौरी तौर पर अब हम सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए रिलीज़ करेंगे। और एक मज़ीद टेलीथॉन का उन्होंने ऐलान भी किया है कि इतवार के रोज़ एक और टेलीथॉन की जाएगी। अब सिद्दीक़ जान, हम देख रहे हैं कि इमदाद आ रही है, पाकिस्तान में लोग हज़रात इमदाद कर रहे हैं, बहुत से लोग पहुँच रहे हैं और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इमदाद है।
लेकिन क्या इतनी ज़्यादा तबाही है कि ये इमदाद भी काफ़ी नहीं है? देखें, तबाही और बर्बादी तो बहुत ज़्यादा है और इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ तबाह हो गया है। लाखों जानवर जो हैं वो बह गए, लोगों के घर जो है वो ख़त्म हो गए हैं, लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं, लोगों के बागात तबाह हो गए हैं, लोगों के जो घरों में गंदम जमा थी खाने पीने के लिए वो सारी बह गई है। हर तरह से मुश्किलात हैं। एक तो फौरी तौर पर लोगों को रेस्क्यू करना है, वो पाकिस्तान की फ़ौज के जवान जो है वो बड़ी तादाद में सैलाबज़दा इलाकों में रेस्क्यू कर रहे हैं बड़े ज़बरदस्त तरीके से। लेकिन उसके बाद जो सबसे मुश्किल मरला है वो उनकी बहाली का है। अब देखें, आपने उनको घरों की तामीर भी करके देनी है, आपने उनका जो रोज़गार का सिलसिला था, जो उनके जानवर थे, उस हवाले से भी उनको सपोर्ट करना है, आपने उनकी जो उनकी गंदम वगैरह थी उसके हवाले से भी आपने सपोर्ट करना है। और साथ ही आपने जो पूरे मुल्क के लिए एक मसला है वो ये है कि सैलाब ज़्यादा इलाकों में जो गंदम की या दीगर जो फसलें तबाह हुई हैं, जो सब्जियाँ ख़त्म हो गई हैं, जो बागात तबाह हो गए हैं, उसकी वजह से जो ग़ज़ाई किल्लत के खदशात हैं उसके ऊपर भी आपने जो है उसको भी देखना है। तो बात यह है कि ये सारी चीज़ें तो हैं ही, लेकिन साथ अपने ये भी देखना है कि ये जितनी तबाही और बर्बादी आई है इसको कैसे रोका जा सकता था। हमारी नाअहली कहाँ पर थी, हमारी नाकामी कहाँ पर थी? जो नाले थे, जो पानी के रास्ते थे, वहाँ पर तजावज़ात कैसे आ गई? और फिर उससे भी बढ़कर कि जो डैम है, डैम हमने क्यों नहीं बनाए? डैम होने चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जिस पे बड़ी एक, जिस तरह नेशनल एक्शन प्लान हमने बनाया था दहशतगर्दी के खिलाफ, यहाँ पर माहौलियाती दहशतगर्दी के खिलाफ भी एक नेशनल एक्शन प्लान बनाना होगा। पूरी कौम को उसमें शामिल होना होगा, तमाम इदारों को, तमाम हुकूमतों को, तमाम सियासी जमातों को, वरना खुदा न खास्ता साल 2, 3, 4, 5 साल बाद दोबारा यही हालात होंगे और दोबारा हम पूरी दुनिया से भीख मांग रहे होंगे। हमें इस हवाले से जो है वो संजीदगी के साथ इस सारे मामले को देखना होगा। अच्छा आरफीन, क्योंकि आरफीन नामा में भी हमने बात करनी है कि किस तरह लोग अब वज़रा का घेराव कर रहे हैं, ये वडेरे सरदार, यानी मैंने तो खुद देखा है कि जिनका आप नाम ले दें इन लोगों के सामने तो बेचारे हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। इस पर हम आरफीन नाम में बात करेंगे, लेकिन जो बैनुल-अक़वामी सतह पर रिस्पॉन्स नज़र आ रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सारी दुनिया का मीडिया दिखा रहा है कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा तबाही हुई है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानियों का अपना कसूर नहीं है, ये तरक्की याफ्ता ममालिक का कसूर है जिन्होंने माहौलियात को तबाह करने में सबसे ज़्यादा किरदार अदा किया, और पाकिस्तान का तो उसमें किरदार है ही नहीं। लेकिन नुकसान जिन ममालिक को हो रहा है उनमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान है, पहली गरीब कौम है। तो उस लिहाज से मदद की जा रही है, सोच है आप आलमी सतह पर, तो ये अगर इदारे हमें जो कर्ज देते हैं क्या वो मुआफ़ किए जा सकते हैं पाकिस्तान की मदद के लिए? पाकिस्तान इतना मकरूज़ मुल्क है, क्योंकि यहाँ पर अब ये कहा जा रहा है कि कहत का ख़तरा है, ये बाकायदा रिपोर्ट्स जारी हो रही हैं। फिर ये कि ये लोग इमदाद कर दें पाकिस्तान की कि भाई आप डैम्स बना लें या सैलाब के ख़तरे को कम करने के लिए पानी को स्टोर कर लें मुख्तलिफ जगहों पर, तो ये तो इंटरनेशनल कम्युनिटी कर सकती है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, आप मामे इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो सारी काम वही आपके लिए करके देगी? सैलाब आपके यहाँ आए, आप उनसे भीख मांगे। एटम बम भी तो आपने बनाया था ना, तो काहे के लिए बनाया था? अभी तक तो चलाया नहीं है और आइंदा भी नहीं चलाएंगे। आपकी सरहदी वायलेशन भी हो जाती है, बहुत सारी और काम भी हो जाते हैं और आप बैठ करके बाजा बजाते रहते हैं। आलमी बरादरी से आप सिर्फ बुला करके मरासले देते रहते हैं, तो कहाँ जाती है आपकी आज़ादी और खुद मुख्तारी? दूसरी बात यह कि खाने कमाने के लिए ये कौन सा नया धंधा निकाला है भाई? ये जो आप कह रहे हैं, उन्होंने अगर अपनी आला ज़र्फ़ी का सबूत दिया तो आप इसको अपने गाल पे पड़ने वाले तमाचे से कम कैसे समझ सकते हैं? मैं तो ये हैरान हूँ। आपके इन जमहूरी या गैर जमहूरी डाकुओं के मुंह पर तमाचा है ये। 75 साल में जो कौम सैलाब से बचने के लिए काम नहीं कर सकी, आप कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का गलाजत है जो हमारे ऊपर डाल दी गई है। और भाई इंटरनेशनल कम्युनिटी जो भी करे, इंटरनेशनल कम्युनिटी को वोट डालता है यहाँ का एक आम आदमी, या वो जाकर के यहाँ के बड़े बड़े मसीहाओं का वोट डालता है जिनके पाँव के नीचे से जब ज़मीन निकाल ली जाती है तो वो ची गुवेरा बन जाते हैं, फिर वो नवाज शरीफ जैसे टर्मिनेटर में तब्दील हो जाते हैं। यार बात करते हुए मतलब कोई खुदा का खौफ होना चाहिए हमें। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमारी एक जिम्मेदारी है टुवर्ड्स पब्लिक। ये इन डाकुओं का पोस्टमार्टम करते हुए हमें क्यों लर्जा ताड़ी होता है? हमें क्यों हमारी हलक खुश्क हो रहे होते हैं? मैं ये समझने से कासिर हूँ। मैं बहुत माजरत के साथ इन जुमलों का इंतखाब कर रहा हूँ क्योंकि इससे आसान और इससे सहल जुमलों का इंतखाब मुझसे हो नहीं पा रहा। उसामा प्लीज़ बुरा मत महसूस कीजिएगा, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं हम सब की बात कर रहा हूँ, मैं अपने बारे में भी बात कर रहा हूँ। भाई ये हमारा ही कसूर है, ये हमारी ही ज़मीन है, ये हमारे अजदाद की ही ज़मीन है जहाँ उनकी हड्डियाँ गड़ी हैं और हम भी यहीं पर दफन होंगे। हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ करके जा रहे हैं? एटम बम? यार कोई खुदा का खौफ करो। जहाज उड़ता है तो उसके उतरने की गारंटी नहीं है, वहां जाकर के बकरे काट रहे होते हैं गधे।
मतलब हर काम अल्लाह मियाँ के हवाले किया हुआ है, तो आपके और मेरे हाथ में क्या है, हम क्या कर रहे हैं, मुझे ये भी तो बताओ। वो एविएशन की वजारत उसको दे दी थी, वो जाहिल मुतलक को, जिसने एक लेटर लिखा और दुनिया के सामने बम फाड़ दिया कि हमारे पायलट से बड़ा गधा कोई नहीं है। आपने अपनी एविएशन इंडस्ट्री को खुद तबाह कर दिया। जिन लोगों को बात करने की तमीज नहीं है वो सेनेटर तक बन जाते हैं, सॉरी थे कहां। तो भाई ये जिम्मेदारी मेरी आपकी है, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की काम नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता है कि इन भिखारियों को, इन ढीठ के बच्चों को हर थोड़े अरसे के बाद भीख मांगने का एक जरिया मिलता है। अपनी सदका खैरात ज़कात, यार मैं और आप खाने के लिए निकलते हैं कि नहीं, भी बच्चों को लेकर के, अपनी फैमिलीज को लेकर के, तो दरवाजे पे आकर के कोई नॉक करता है, मैं और आप जैसे उसको देते हैं ना, बस वैसे ही हाल इंटरनेशनल कम्युनिटी का हमारा है। तो इस इमदाद को शुक्रिया के साथ कबूल करने से बेहतर है कि इस इमदाद को, इसकी औकात को पहचाने। ये हमारे मुंह पे तमाचे की तरह मार रही है इंटरनेशनल कम्युनिटी, क्योंकि उनको पता है कि ये सिर्फ बड़बोले हैं, ये बोल बच्चन करने वाली कौम है। इनके पास हक बोलने की सलाहियत सिर्फ उस वक्त आती है जब इनका तख्त छिन जाता है, तब ये रोड घेर करके कहते हैं मुझे क्यों निकाला, मैं होता तो ये कर देता। लेकिन जब ये इख्तिदार में होते हैं तो ये अवाम का उसी तरह खून चूस रहे होते हैं जिस तरह आज वाला है। मैं बहुत माजरत हुआ हूं, लेकिन मुझसे बहुत ज्यादा देर तक बर्दाश्त भी नहीं होता भाई। अच्छा सिद्दीक, मैं ये देख रहा था कि इसहाक डार साहब का बयान चल रहा था जी 15 अक्टूबर से पहले मुद्दत ख़त्म हो जाएगी मिफ्ता इस्माइल साहब की। मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि जी अब ग्रोथ हमारी कम हो जाएगी, महंगाई पर मैं शर्मिंदा हूँ, क्योंकि वो सैलाब का बता रहे हैं कि जी सैलाब की वजह से अब 3.5% ग्रोथ भी नहीं होगी, अब शायद ये 2.5% के करीब आ जाएगी। तो क्या आपने जो प्लानिंग की बात की, अब ये प्लानिंग का सोच रहे हैं कि इस सैलाब से निमटने के लिए, इसके बाद जो मुल्क की मईशत का हाल होगा, सैलाब ज़दगान की जिस तरह आप बता रहे हैं कि फसलें बह गई, हमारी एक्सपोर्ट गिर जाएगी, खुराक का बहरान आ सकता है, हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, उसके लिए कोई इंतज़ाम होता आप देख रहे हैं, या यहाँ भी अब कोई प्लानिंग नहीं होगी? क्योंकि मैंने आज ही इस बारे में बड़ी तफसील से पढ़ा कि ये 8 अगस्त यानी अगस्त के शुरू में ही सैलाब आ गए थे, 3-4 महीने पहले से ही पता था बारिशें ज़्यादा होंगी। तो शुरू में यानी सैलाब के बावजूद हमने देखा कि अगस्त के दरमियान तक कोई कुछ नहीं किया गया, ना कोई टेंट उस तरह से मंगवाए गए, ना अद्वियात का इंतज़ाम किया गया, तो तबाही तो उस वक्त शुरू हो चुकी थी। तो अब आपको लगता है कोई प्लानिंग की जा रही है आगे की या नहीं? नहीं, इनकी इस वक्त सारी मनसूबाबंदी जो है वो इमरान खान के गिर्द घूम रही है। शराब इनके लिए कोई मसला नहीं है, मालियाती दहशत गर्दी इनके लिए कोई मसला नहीं है, आलूदगी इनके लिए कोई मसला नहीं है, लोगों को जो रोज़गार जा रहा है वो कोई मसला नहीं है, बिजली के बिल, महंगाई, बेरोज़गारी, तबाही, बर्बादी कोई मसला नहीं है, लोग खुदकुशियाँ करें कोई मसला नहीं है। सिर्फ मसला एक है, इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट कैसे करना है, इमरान खान को सियासत से बाहर कैसे करना है। अगर सियासत से बाहर नहीं करते तो रिज़ल्ट वही होगा जो 17 जुलाई को था। तो इनका सारा का सारा फोकस इमरान खान के गिर्द घूम रहा है। इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए, इमरान खान को जो चैनल दिखा रहे हैं उनको बंद करने के हवाले से, जो सहाफ़ी हक़ाइक़ बता रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयों के हवाले से, सारे का सारा फोकस ये है। कोई इनका कोई नज़र नहीं आ रहा कहीं पर कि महंगाई, बेरोज़गारी या अवामी इशूज़ के ऊपर कोई ये मनसूबाबंदी करते हुए नजर आए या सैलाब के हवाले से करते हुए नजर आए। बताएं, क्या ये इमरान खान गलत पूछ रहा है कि 50 साल में डैम क्यों नहीं बने? इसमें क्या गलत बात है? बताएं, किसने ये किया कि 50 साल तक पाकिस्तान में डैम नहीं बनने दिए? और देखें, सैलाब ये जो अभी आया है, इस सैलाब से 1 माह पहले तक हम खुशहाली का शिकार थे, हमारे पास पानी नहीं था। ये बारिशें हुई, हम सैलाब के शिकार हो गए। और इस वक्त भी जो है वो पाकिस्तान में एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जहाँ पे नहरें खुश्क हैं, कोई आपका नहरी निज़ाम नहीं रहा, कोई आपका फोकस नहीं रहा। और मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को एक बार ये कहा गया सीवरेज सिस्टम के हवाले से कि मियाँ साहब ये बहुत ज़रूरी है, बताया गया कि इतने अरब रुपए लगेंगे, तो मियाँ साहब ने कहा कि मैं इतने अरब जो है वो ज़मीन के नीचे झोंक दूँ, जो कि नज़र ही नहीं आने। तो ये बनाते हैं वो प्रोजेक्ट जो नज़र आने वाले हों, जंगला लगा हुआ हो, जो है वो बड़े बड़े पुल तामीर हुए हों, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हुई नजर आएँ। मैं खिलाफ नहीं हूँ मेट्रो के, मैं ऑरेंज लाइन के खिलाफ नहीं हूँ, इससे लोगों को फ़ायदा होता है, ये नहीं कि नहीं होता, लेकिन आपने अपनी तरजीहात भी तय करनी होती हैं। अब बताएं, आप मेट्रो को क्या करेंगे जब वहाँ पे आपके हज़ारों लोग डूब गए, जब बच्चे जो है वो बह गए हैं, जब अरबों डॉलर का नुकसान हो गया, 10 अरब डॉलर, 10 अरब डॉलर का बताया जा रहा है नुकसान हुआ है। यानी ये बनता है कोई तकरीबन 2000 अरब का नुकसान हो गया। तो आप मुझे बताएं कि आपने मतलब आप क्या करेंगे इस सारी सूरत हाल में? अब कहाँ से आप ये पैसा इकट्ठा करेंगे? आपने अपनी तरजीहात तय करनी होंगी, और तरजीहात में सबसे अहम चीज़ जो है वो माहौलियाती आलूदगी और माहौलियाती दहशतगर्दी है। पाकिस्तान में हर साल
इतने लोग 20 साल में दहशतगर्दी से जान से नहीं गए जितने हर साल माहौलियाती दहशतगर्दी से जान से जा रहे हैं। इस मामले को ज़्यादा फोकस करना होगा, दरख्त लगाने होंगे, डैम बनाने होंगे, ये जो पानी के रास्ते हैं इनके ऊपर तजावुज़ात को ख़त्म करना होगा, इन सारी चीज़ों को देखना होगा। जब तक ये आप नहीं करेंगे हम इसी तरह से अगले साने तक इस साने को भूल जाएंगे, फिर नया सानिया होगा, फिर हम इसको याद करेंगे, यही सिलसिला चलता रहेगा। चूँकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद हम आरफीन नामा में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आरफीन के आरफीन ये घर से मैं ख़बर नहीं लाया कि जनाब अब ये कहा जा रहा है कि जरदारी साहब जो हैं वो दोबारा पंजाब हुकूमत गिराने की तैयारी कर रहे हैं। ये आज की मैं आपको खबर सुना रहा हूँ कि वो फिर एक्टिव होकर कि वज़ीर आला को परवेज़ इलाही को हटाना है। ये तरजीहात की बात हो रही है। जरदारी साहब सिंध में सैलाब पर नहीं, उनकी तवज्जो है पंजाब में हुकूमत गिराने पर, ये खबर है। और फिर ये खबर भी है जी, मंछर झील में कट लगाया गया है जी, 40,000 गांव मुतासर हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि जिनमें वज़ीर आला सिंध ने पहले कट अपने गांव की तरफ लगाया है, उनका घर भी मुतासर हुआ है। तो इसमें कितनी सदाकत है, क्या हो रहा है, ब्रेक के बाद आरफी नामा। अब पता चला। वक्त है आरफीन नामा का। आरफीन, लोग अब पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं और घिराव बड़ी बड़ी शख्सियात का शुरू हो गया है। जी हाँ, इसे खुशाइंद ही समझा जाना चाहिए कि सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ जज्बात जो हैं वो इस वक्त उरूज पर हैं। आवाम को उनका गुस्सा अब उनसे रोके नहीं रुक रहा। पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक मरतबा फिर जो है वो फ़ज़ा बन चुकी है। ये इससे पहले पिछले 2018 के इंतखाबात में इस किस्म के मामलात हुए थे जब पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को उनके घरों में तज़लील का, रुसवाई का सामना करना पड़ा था। लाड़काना में निसार खोड़ो साहब के साथ ताज़ा तरीन वारदात हुई है। लाड़काना में निसार खोड़ो साहब को घेर करके और मुतासरीन ने उनके ख़िलाफ़ ठीक ठाक जो है वो नारेबाजी की है। सैलाब मुतासरीन ने इमदाद न मिलने का शिकवा भी किया है। उन्होंने बताया कि हम नस्ल दर नस्ल से पीपल्स पार्टी को वोट देते आ रहे हैं, लेकिन शिकवा उनका ये था कि उनको इमदाद के नाम पर अलिफ भी नहीं दिया गया। निसार खोड़ो साहब सब्र और ज़ब्त का पैकर बन करके, ज़ाहिर है उनके पास सिर्फ सुनने की ताकत थी, वो सुनते रहे, लेकिन सिर्फ सुनने से भी मुतासरीन के कहाँ पेट भरते हैं। ये वीडियो मुझे सिंधी इतनी ज़्यादा नहीं आती है, लेकिन 2 अल्फाज इसमें मेरी समझ में इस वीडियो में ज़रूर आएँ जो मुझे पता है कि ये मुगल्लिज़ात में शुमार होते हैं। यहाँ ये भुट्टो वाले जयाले का जो है वो शाफ़ी इलाज कर रहा है, ये एक दिलजला। जाहिर है कि इसके साथ जो कुछ बीती होगी इसके बाद ये इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकता। दूसरी जानिब आप देखिए पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने क्या चादरे बेहिसी या रिदाए बेहिसी ओढ़ी हुई है। मुनव्वर तालपुर साहब जो 50-50 रुपए के नोट लुटा रहे थे, जिनकी फरागदिली के किस्से जो है वो अगली नस्लों तक हम पढ़ाएंगे, उनकी जो है वो रिश्तेदार इन्वर्टेड कॉमाज में फरियाल तालपुर साहिबा, उनकी गाड़ी भी जो है वो रोकी है मुतासरीन ने, उनके खिलाफ भी नारेबाजी हुई है, मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगे हैं और उसके बाद मुर्दाबाद के नारों के बीच में उस गाड़ी को जो है वो वहाँ से फ़रार इख्तियार करना पड़ा है। अगर फ़रार ना होता तो फिर मेरे ख्याल मामलात इख्तियार से काबू से बाहर हो जाने थे। थोड़े दिनों पहले एक और वीडियो वो यूट्यूब पे मौजूद थी सिराज दुर्रानी साहब की। सिराज दुर्रानी साहब जहाज़ से उतरे हैं, यानी हेलीकॉप्टर से उतर करके, और वो मुतासरीन की तरफ जा रहे हैं और जब मुतासर लोग उनकी तरफ बढ़ने लगे तो उन्होंने हाथ के इशारे से कहा कि कमियों पीछे हटो, तुम लोगों की इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझ जैसे वडेरे के करीब आओ। ये देखिए इस वडेरे की क्या मरम्मत हो रही है यहाँ पे। शुक्र कीजिए 2-3 थप्पड़ नहीं पड़ गए। अभी इत्तेफाक ऐसा है कि चूंकि पब्लिक अभी जिसको कहते हैं ना उनके हौसले अभी परवाज पे हैं, जब उनके हौसले मुजतमा होंगे तो ये नौबत भी आ जाएगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये पेशन गोई में पहले कर चुका था कि जब तक ये सब कुछ नहीं होगा सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ, कराची में MQM के साथ, तब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। दूसरी जानिब ये सिलसिला यहाँ तक ही महदूद नहीं रहा। ये इमदाद न मिलने पर सैलाब मुतासरीन के मुश्तइल होने का सिलसिला KPK में भी पहुँचा है। डेरा इस्माइल खान में हाईवे ब्लॉक किया गया है। सूबाई हुकूमत और इंतज़ामिया के खिलाफ नारेबाजी। इमदाद हुकूमत को GDA ग्रैंड अलायंस ने इमदाद हुकूमत को देने से इनकार कर दिया। ये एक डेवलपमेंट है। आपको अगर ये लग रहा हो कि पीपल्स पार्टी कुछ नहीं कर रही, तो मैं आपको ये बता दूं कि खबरें बराबर छप रही हैं, खबरें बराबर छप रही हैं। ये खबर बता रही है बारिशों से आलमी आसार कदीमा मुंजो दड़ों को नुकसान पहुंचा। मैं उस आदमी को ढूंढ रहा हूं, उस रजल अजीम को ढूंढ रहा हूं जिसने ये खबर छापी है।
इस गधे को यह नजर नहीं आ रहा कि पूरा सिंध आसार कदीमा में तब्दील हो गया। इसको यह नजर नहीं आ रहा कि सिंध का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची इस वक्त आसार कदीमा की मुंह बोलती तस्वीर बन चुका है। इसको मोहनजोदाड़ो की पढ़िए, इसको मोहनजोदाड़ो की पढ़िए, वहां जाकर के इसको पता नहीं क्या कुछ मिलेगा। पीपल्स पार्टी आवाम की खिदमत के लिए इस वक्त जिसको कहते हैं बज़िद है, ये वीनस करार दे चुके मंजूर वसान साहब, जिनको ख्वाब आते थे इक़्तिदार के, इन्होंने, इनकी भी हजामत हुई। इनके गनमैन ने अगर गोलियां न चलाई होती तो इनको सही सलामत वहां से फरार होने का मौका भी ना मिलता। पीपल्स पार्टी कैसे लोगों की खिदमत करती है और वो भी अपने लोगों की। ये खबर बता रही है डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अस्पताल को पानी का कनेक्शन देने पर एहतजाज हो रहा है। पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि 48 इंच की जो बड़ी देव हैकल किस्म की पानी की लाइन पड़ रही है, उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अस्पताल ऑफ डॉक्टर आसिम ऑफ डॉक्टर आसिफ अली जरदारी ऑफ डेमोक्रेसी दे दिया जाए, ताकि डॉक्टर आसिम का भी भला हो, ज़ियाउद्दीन अस्पताल का भी भला हो और आवाम जाए जहन्नम में, क्योंकि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के इंतकाम की वो तस्वीर जो मैं आपको बता चुका था कि शर्जील इनाम मेमन साहब जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर कराची वालों को बसों के तोहफे दिए जा रहे हैं, उनको नहीं पता था कि इस जगहों पे बसें नहीं चल सकती। उन बसों में पीपल्स बसें चंद हफ्तों की सर्विस के बाद ही ख़राब होना शुरू हो चुकी हैं। बसें ख़राब होना शुरू, मुसाफिर बसों को धक्के देते पाए गए हैं। लेकिन आपको याद रहे कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। इन्हीं रास्तों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं, ये कहना है बिलावल भुट्टो का। जी, अंदाज़ा लगाएं। अब ये एक तरफ मंज़र है, ये एक तरफ ख़बरें हैं जो जिसके पर तज्जिया नूर आरिफीन दे रहे थे। तो सदीक जान, दूसरी तरफ ये ख़बर मैं पढ़ रहा हूँ, परवेज़ इलाही को वज़ारत आला से हटाने का फ़ैसला, PDM रहनुमा ने चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ारत आला से हटाने का फ़ैसला कर लिया। परवेज़ इलाही हुकूमत गिराने के लिए आसिफ जरदारी भी पसे पर्दा मुतहरिक हैं। दूसरी तरफ कहा जाता है वज़ीर आज़म की तरफ से, जी ये सियासत नहीं, अब छोड़ दें सियासत को, फिर होती रहेगी। अभी सराब ज़दगान यहाँ तो पंजाब हुकूमत गिराना चाह रहे हैं, तो फिर इस वक्त तरजीहात क्या हैं? फिर ये जो हम देख रहे हैं जहाज़ों में मीटिंग्स हो रही हैं, वो क्या है? देखें, ये अगर पंजाब की हुकूमत के हवाले से दोबारा ये करेंगे जो ये करना चाह रहे हैं, तो इससे अदम इस्तेकाम आएगा, सियासी तौर पर अदम इस्तेकाम बढ़ेगा, मुआशी अदम इस्तेकाम आएगा, नुकसान इनको खुद होगा। डॉलर आज ओपन मार्केट में 6 रुपये डॉलर की कीमत बढ़ी है, रुपये की कदर कम हुई है। तो अगर ये करेंगे तो डॉलर ऊपर जाएगा और रुपये की कदर गिरेगी, सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ेगा, हुकूमत को नुकसान होगा। ये अगर खुदकुश हमला करना चाहते हैं तो करें, लेकिन मसला यह है कि खुदकुश हमले में ये खुद तो जाएंगे ही सियासी तौर पर, ये सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का और अवाम पाकिस्तान का कर रहे हैं। इस वक्त जो हालात हैं, अभी तो इनकी अपनी ऐशें चल रही हैं और इनके पास अभी भी इतना पैसा है कि ये आप पंजाब में आके दोबारा ज़मीर ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन वही पैसा अगर ये आवाम पे लगा दें, अगर वो सैलाब ज़दा इलाकों में लगा दें और वही कराची पे लगा दें, और कभी आप वो JIT रिपोर्ट देखें जो आसिफ अली जरदारी साहब के फेक अकाउंट्स में बनाई गई थी, जिसमें बताया गया था कि इनके बिलावल हाउस के सदक़े के बकरे तक जो हैं वो आवाम के टैक्स के पैसों से और करप्शन के पैसों से, लूट मार के पैसों से आ रहे थे, और लॉन्ड्री तक, और ये सारी चीज़ें जो है वो आवाम के टैक्स के पैसों से, और 36 के पता नहीं कितने ठेकेदार थे जिनको सरकारी ठेके दिए जाते थे और वो किकबैक्स लिए जाते थे। तो इनके पास सब चीज़ों के लिए पैसा है, सिर्फ उस चीज़ के लिए पैसा नहीं है जिसके लिए आवाम टैक्स देती है, और वो है आवाम पर ही खर्च करना। बाकी ज़मीर खरीदनी हो, बैरून मुल्क के साथ से जायदादें बनानी हो, अपनों को नवाजना हो, उसके लिए इनके पास बहुत पैसा है। तो सदीक जान, अब मसला तो ये है कि फिर ये झूठ बोलते हैं कि जी हमारी तरजीह अब सैलाब ज़दगान है, हमारी पूरी तवज्जो सैलाब ज़दगान की बहाली पर है, सब कुछ हमने छोड़ दिया है। तो ये तो आज भी सियासत खेल रहे हैं, इक़्तिदार की सियासत है वो भी। तो ये तो सब झूठ है। फिर वो आरफीन तो सही कहते हैं कि ये जो रकम आ रही है ये पता नहीं फिर कहाँ, यानी इसको भी कैंपेन के तौर पर कहीं ना इस्तेमाल कर लेंगे। ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है। देखें, इनको कैसे वो मुल्क पैसा देंगे जिन मुल्कों के पास रिकॉर्ड है कि इन्होंने यहाँ से लूट मार करके कितना पैसा उन मुल्कों में रखा हुआ है। तो वो बेवकूफ़ हैं वो मुल्क, उनको नहीं पता कि हम जो इनको इमदाद देंगे उसमें से भी करप्शन लूट मार करके वापस हमारे मुल्कों में अपने असास जायदादों के तौर पर भेजेंगे, तो क्यों इनको ये वो पैसे देंगे। और दूसरी बात यह है कि ऐसा भी नहीं है कि ये सैलाब ज़दा इलाकों में कुछ नहीं कर रहे। मरियम नवाज साहिबा 20-20 रुपए वाले वो जो जूस के डब्बे हैं वो बांट रही हैं। माशाल्लाह मुझे लगता है कि 40-50 लाख के वो बांट चुकी होंगी, तो माशाल्लाह बड़ा वो काम कर रही हैं। 40-50 लाख के 20-20 रुपए वाले जूस के डब्बे, ये कोई छोटी बात नहीं है। 400 अरब, 300 से 400 अरब जो पिछले 4 माह में आवाम की जेबों से निकाला है, महंगाई करके, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाकर, टैक्स की माद में, बिजली के बिलों की माद में, तो उसमें से देखें ना 300-400 अरब में से
30-40 या 50 लाख के जूस के डब्बे तो उन्होंने बांट दिए, तो और आप क्या चाहते हैं? सोचने की बात है। और मैं तो यही गुजारिश करूंगा नुमाओं से, सियासतदानों से, राबरों से कि जी अगर आप कह रहे हैं कि आपकी तवज्जो अब सियासत पर नहीं बल्कि सराफजदगान पर है, तो ऐसा होना भी चाहिए। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।